बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। अफगानिस्तान पर आसमान टूट पड़ा है। पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ फ़ज़ाई हमले किए हैं, तबाही मचा दी है। सिर्फ काबुल में इतलात हैं कि 200 से ज़ायद तालिबान और इंटेलिजेंस ऑफिसर जो हैं वो मारे गए हैं। कहाँ कहाँ हमले किए हैं, क्या तबाही मचाई है, और फिर इस माहौल में जो बरसाती मेंढक हैं वो भी खुद कर बाहर आ गए। इस पर बात करनी है। और फिर आबनाए हुर्मत खुलवाने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेबसी देखने वाली है। कभी वो चीन के तरले करते हैं, कभी यूरोपीय मालिक और नेटो के अरकान जो हैं उनसे अपीलें करते हैं, कभी धमकियां देते हैं, कभी एहसानात जतलाते हैं। ये बनेगा क्या? इस माहौल में, इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो है इसका शुक्रिया अदा कर रहा है जनाब ईरान के वजीर खारजा ने जो बयान दिया है वो भी डिस्कस करेंगे। और फिर पाकिस्तान ने कल ही जब ईरान की तरफ से शुक्रिया अदा किया जा रहा था तो उसी दिन हमारे वजीर खारजा की सऊदी अरब के वजीर खारजा के साथ भी बात होती है। दो हमारे जो जहाज हैं तेल लेके आबना हुर्मुज़ से गुजर गए हुए हैं और चपड़कनतिये कुछ और बातें कर रहे हैं, ईरान कुछ और बातें कर रहा है। और फिर हमारे एक अपने तई बहुत बड़े दानश्वर हैं जिनकी माजी करीब में तमाम बातें जो हैं वो गलत साबित हुई हैं। उन्होंने चीन की एक खबरसां एजेंसी का हवाला देते हुए जनाब एक ट्वीट खड़का दिया है कि जनाब आबनाए हुर्मुज़ से जो पाकिस्तानी जहाज तेल लेके निकले हैं तो वो जनाब उनकी जो शिपमेंट थी ना उसकी अदायगी चीनी करेंसी में की गई थी। इन्होंने ईरान की शर्त पूरी की है। वो साहब कौन है वो भी मैं आगे जाकर बताता हूँ, लेकिन पहले ये जो अफगानिस्तान वाला मसला है, ये जो ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ हो रहा है, तो ये कल नहीं, जब मैं 15 तारीख को, कल तो मैंने व्लॉग ही नहीं किया, अपने पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज किया था कि जनाब चीन ने कहा है कि जब इन्होंने ड्रोन किए ना, अटैक किए हैं, तो उसके बाद की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान ने कहा था ना हमने तो नहीं छोड़ना इनको। तो चीन ने राब्ता किया था तो उन्होंने ये कहा कि यार जान दो, ऐसे कहने हाँ हमने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन ये जो हमले थे ये नहीं रोके जा सकते थे, इसका बदला लेना था। ये मैंने क्या कहा था 15 तारीख को, ये ज़रा सुन लीजिए। और बाद में जो ट्रिब्यून इंटरनेशनल दीगर जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने तस्दीक की है, उसने कल तस्दीक की है। मैंने परसों ये बात बता दी थी। जरा सुनिए मैंने क्या अर्ज किया था। जो अफगानिस्तान पे हमले हुए तो ये आपको पता ही है कि ड्रोन हमले किए थे उन्होंने कुछ, और हमारे सदर ने भी ये कहा था जनाब रेड लाइन क्रॉस कर ली है तो अब कोई माफ़ी शाफी नहीं है। कि बीच में चीन और दीगर ममालिक जो पड़े हुए थे उनको हमने साफ कह दिया कि नहीं भाई अब नहीं। गुज़श्ता रोज इन्होंने ज़मीनी हमला करने की कोशिश की 3-4 जगहों से, और फिर बाजोड़ जो है वहाँ इन्होंने मार्टर गोले भी बरसाए। कुछ सिविलियन शहरी जो हैं वो ज़ाहिर है शहरी आबादी पे गिर रहे थे तो वो उनकी हलाकतें भी हुई, शहादतें भी हुई। तो पाकिस्तान ने फिर जो हमला किया ना रात को, ये इन्होंने रात ढलने का भी इंतजार नहीं किया। 10 बजे जनाब इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी। इन्होंने पहले काबुल और नंगरहार पे हमले किए हैं और कहा जा रहा है कि जनाब काबुल पे 5 हमले किए गए, काबुल और उसके मुज़ाफ़ात जो हैं वहाँ पे, और नंगरहार पे 4 हमले किए गए हैं। फिर कंधार पे उसके बाद यानी कि 12-1 बजे के करीब कंधार पे जनाब बमबारी की गई और जनाब तबाही वहाँ मची हुई है, आग लगी हुई है हर जगह। ये अब वो कह रहे हैं जनाब जो उनके ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हैं तर्जुमान खुद साख्ता, वो ये कह रहे हैं कि देखें जनाब एक वो नशीयों की वो जो इलाज का एक अस्पताल था तो वहाँ पे जनाब बमबारी कर दी। वो कहाँ पे? काबुल पे वो था, वो जो नंगरहार रोड पे, वो जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना उसके मशरक में एक वो जो संगम है नंगरहार और काबुल रोड का, तो वहाँ पे एक जगह है जिसको उन्होंने जब अस्पताल डिक्लेयर कर दिया जहाँ हमने हमला किया था, वो उनका इंटेलिजेंस ऑफिस है जहाँ हमने हमला किया है। आपको याद होगा पिछले साल जब हमने हमले किए थे तो इन्होंने जनाब कह दिया था हमारे क्रिकेटर्स मारे गए हैं। वो भी एक झूठा प्रोपेगेंडा था। वो पहाड़ों पे कहाँ मैदान था, वहां तो कोई खेल का मैदान ही था जहाँ हमने वो हमला किया था। बहरहाल अब जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जो वहाँ कौमी मुज़ाहमती महाज है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट NRF, उन्होंने ये इतला दी है सोशल मीडिया के जरिए कि जनाब वहाँ जो ये अस्पताल कह रहे हैं वहाँ अस्पताल है, वहाँ अस्पताल कोई नहीं है। वो तो जनाब वहाँ किसी को भी
بیچ کے پتہ کروا لے. کابل کے بچے کو پتا ہے کہ وہ تو نو گو ایریا ہے, وہ تو پروہیبٹڈ ایریا ہے, وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. یہ کہتے ہیں وہاں جناب جو نشئی ہیں ان کی بحالی کے لیے جناب وہ ہسپتال کام کر رہے ہیں. اور دوسری جو بات انہوں نے کی ہے, یہ ویسے میرے خیال میں پاکستان کے لیے تو بڑی امید افزا بات ہے جو انہوں نے کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے NRF نے کہ جناب پاکستان, وہاں کے جو افغانستان کے عوام ہیں ان کی واحد امید جو ہے اب پاکستان ہے. پاکستان کاروائیاں کرے گا تو اس طالبان رجیم سے, جعلی حکومت سے جان چھوٹے گی. یہ بات کی. اور یہ اطلاع بھی ہے کہ بلومبرگ اور جو TRT ورلڈ ہے وہ گئے ہیں وہاں فوٹیجز بنانے کے لیے, کوریج کے لیے. تو ان کو جناب کابل میں ان کو جناب انہوں نے بکا دیا کہ نہیں جناب جائیں آپ, خطرہ بڑا ہے, پاکستان دوبارہ جو ہے یہ حملہ کر سکتا ہے. کابل میں ایک تو میں نے بتا دی ہے نا, باقی مضافات میں جو کابل ہے, سیاہ سنگ, وہاں ان کے کوڈے شڈے تھے, وہاں اٹیک ہوا ہے. اور پھر نیا قلعہ, کوئی پہاڑی چوٹیاں ہیں وہاں پہ یہ چھپے ہوئے تھے, انہوں نے اپنے وہاں اڈے بنائے ہوئے تھے, تربیت گاہیں تھیں, وہاں ہم نے اٹیک کیے ہیں. وہ میں نے شاید بتا دیا کہ کابل پہ 5 مختلف جگہوں کو نشانہ بنایا گیا, ننگرہار میں 4, اور اس کے بعد 3 جگہوں پہ شاید کندھار میں جو ہے وہ الگ سے حملے کیے گئے جو بعد میں کیے گئے ہیں. اب نشانہ کن چیزوں کو, ایک تو وہ میں نے کہا نا کہ انٹیلیجنس جو ان کا آفس ہے جس کو یہ ہسپتال کہہ رہے ہیں, وہاں آگ لگی ہوئی ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ جو ہے جو جہاں یہ ڈرون بنا رہے تھے, ڈرون, یہ ٹیکنالوجی انڈیا کی اور اسرائیل کی استعمال کرتے ہیں, اور پھر اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دیسی خود جو ہے وہ اسمبل کرتے ہیں. اس کو مورے شورے کوئی نہیں ہوتی, لگتا یہ ہے کہ جناب انہوں نے افغانیوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے. وہ ڈرون بنانے کی ورکشاپیں بنائی ہوئی تھی انہوں نے, وہ ساری ان 3 جگہوں پہ جو ان کی ورکشاپیں تھی نا, کندھار, ننگرہار اور کابل, وہ تینوں اڑا دیے. یعنی اب یہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ جناب ڈرون جو ہے وہ اسمبل ہی کریں, لکڑ دے بنا لینا تلیدہ گل, اصلی اڑنے والے ڈرون نہیں بننے نا. اچھا پھر ایک اور میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات کہ جناب یہ جو لگے ہوئے تھے, انٹیلیجنس رپورٹس ایسی تھی کہ جناب یہ لگے ہوئے تھے کہ ہم نے 200-300 کلومیٹر تک نہ مار کرنے والے میزائل بنانے. یہ ظاہر ہے جو امداد دے, ان کے اپنے پاس تو اتنی صلاحیت ہے نہیں, نہ ہی ٹیکنالوجی ہے. تو وہ ظاہر ہے جو ہمارے مشرق میں بیٹھا ہوا ایک دشمن ہے, ایک اسرائیل ہے, یعنی اسرائیل اور انڈیا مل کے ان کو جناب وہ میزائل بنانا سکھا رہے تھے. وہ جہاں میزائل بنانے کی وہ تھی نا آفس وغیرہ اور سٹرکچر جو بھی تھا وہاں کا اسٹریٹجک سٹرکچر, وہ سارا تباہ کر دیا. یعنی اب یہ میزائل بنانا بھی بھول جائیں. بلکہ ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے جناب یہ جو آپ لگے ہوئے ہیں نا, ان کے جناب اسلحہ ڈپو اڑا دیے, ان کے جناب فوجی تنصیبات اڑا دی. وہ کہتے ہیں ان کا پورا انفراسٹرکچر ہی تباہ کر دینا چاہیے. سڑکیں جو ہیں, یہ فوج جو ہے وہ بھی تو فوجی تنصیبات میں آتی ہے. جب فوج وہاں جناب اس کو استعمال کرتی ہے عام سڑکوں کو, وہ کہتے ہیں وہاں بھی جہاں قافلے شافلے نظر آئیں اڑا دیں ان کو, یعنی کھنڈر بنا دیں, وہ کہہ رہے ہیں افغانستان کو. اور مجھے یہ لگ رہا ہے جو جتنا بڑا یہ حملہ ہوا ہے نا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا موڈ یہی ہے پاکستان کا. اور وہاں ایک تو یہ ڈرون میں نے عرض کیا, ڈرون اسمبل کرنے والی ورکشاپ پہ, پھر جو میزائل بنا رہے تھے وہ, پھر جو ان کا ملٹری کمپلیکس تھا, جو وزارت دفاع کے دفاتر تھے نا کابل میں, وہ بھی تباہ کر دیے گئے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق صرف کابل میں 200 کے قریب جو ہیں ان کے انٹیلیجنس افیسرز, اہلکار اور طالبان جو ہیں وہ مارے گئے. باقی جو گنتی وہ الگ ہے. صرف میں ایک جگہ کی بات بتا رہا ہوں, اور میں نے عرض کیا نا کہ 10 بجے ہم شروع ہو گئے تھے, انتظار ہی نہیں کیا رات 10 بجے, انتظار ہی نہیں کیا. پہلے تو ذرا لیٹ کرتے تھے نا. پھر ان کے مواصلاتی دفاتر جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں. اسلحہ ڈپو, اچھا اسلحہ ڈپو, یہ جو فوٹیج ہے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت سکرین پہ, یہ دھواں اٹھ رہا ہے, یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں انہوں نے اسلحہ چھپایا ہوا تھا وہ اپنے ہی جو ان کا اسلحہ ہے اسی کے دھماکے ہیں. یہ ہمارے اٹیک کے بعد وہ خود ہی پھٹنا شروع ہو گیا ہے. اور پھر فوجی ہیڈ کوارٹرز تو ہیں جو ہم نے تو وہ تباہی مچائی ہے. اور میں نے کہا نا جو یہ برساتی مینڈک ہیں وہ خود کر باہر آ گئے. اب جناب بڑی تکلیف ہو رہی ہے. یہ حامد کرزئی صاحب جو ہیں, انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جناب شہری آبادیوں پہ حملے ہو رہے ہیں. اور بھائی انہوں نے شہری آبادیوں پہ حملے نہیں کیے تھے. کرزئی صاحب فرما رہے ہیں کہ میڈیکل سینٹرز پر حملے کیے گئے ہیں.
अच्छा, तालिबान खुद कह रहे हैं कि एक नशियों के अस्पताल के ऊपर हमला हुआ, ये कह रहे हैं मेडिकल सेंटर्स के ऊपर, और फिर कह रहे हैं पाकिस्तान अगर वो चाहता है कि इलाके में अमन हो और वो अपनी बेहतरी चाहता है तो अपनी पॉलिसी को जनाब वो रिकंसिडर करे, दोबारा जायजा ले। इस तरह की बातें चाहते हैं करजई साहब जो हैं, वो जो पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं, ये जो अच्छा ये नहीं नजर आते इनको, जो खुद कुछ बम्बार वहां यहाँ बेचते हैं, कभी गैस लाइन जो है पाइपलाइन उसको उड़ा देते हैं, कभी शहरी आबादियों पे हमले करते हैं, वो नजर नहीं आते। हमारे एक दोस्त हैं, उनके साथ इन हमलों के हवाले से डिस्कशन हो रही थी। उनका जनाब ये मानता हूं कि वहां जनाब इन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए हैं, तबाही मचा दी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं तो तब मानूंगा कि जो पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्द हैं, जब तक वो नहीं मारे जाते, उनकी लाशों की तस्वीरें नहीं आती, वो कहते उस वक्त तक मैं नहीं मानूंगा जनाब पाकिस्तान कामयाब हो रहा। मैंने कहा जनाब पाकिस्तान जो है ये कामयाबी हासिल करने के बाद ही रुकेगा। अब कामयाबी आप समझ गए कि कौन सी कामयाबी जो है ये चाहता है पाकिस्तान। और दूसरा जो एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर ये है कि एक तो ये कि जो ईरान के वजीर खारजा हैं उनका बयान आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में भी चलता रहा है और फिर मेनस्ट्रीम मीडिया पे भी हेडलाइंस के तौर पे चलता रहा है। उन्होंने कहा कि इन बाबरकत साइतों में यानी रमज़ान शरीफ में मैं हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अमेरिका और सेहूनी रजीम की जारियत के मुकाबले में अवाम और हुकूमत इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ अपनी यकजहती और हमायत का भरपूर इजहार किया। अब वो तो ये कह रहे हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जो ईरान की हुकूमत है वो कुछ और कह रही है। पहले भी उन्होंने तशक्कर पाकिस्तान की करारदाद जो है वो मंजूर की थी, नारे लगे थे पाकिस्तान के हक में पिछली जंग में, तो लेकिन यहाँ जो बैठे हुए चपड़कनाती हैं वो कुछ और बातें कर। उनके मुंह पे ये एक तमांचा है, उनको समझ आ जानी चाहिए। ये जो बनाए होते ना जहाँ इन्होंने जत्थे ईरान के नाम पे कि ना वहां से इमदाद आती और ये पैसे इधर और ये पैसे उधर, वो सारा जब बंद हो गया तो इनके वो कर लेने का हड्डी बंद हो गई है इन लोगों की, इसलिए ये इंतशार फैलाने की बातें करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने कहा ना कि जनाब हमारे एक खुद साख्ता दानश्वर हैं, उनका नाम है जनाब मुशाद सैयद साहब। आपको याद होगा ट्रंप का जब लगे ट्रंप ने आके जनाब इमरान खान को निकाल के ले जाना, ये वही साहब है। अब जो चाइना का एक कह रहे हैं कि जरीदा है चाइना पल्स, वो उसने ये कहा है कि जनाब जो पहला ऑयल टैंकर है वहां से गुजरा है पाकिस्तान का। खबर सादारा ये कहता है कि आपने हुरमुज से जो ये गुजरा है ना, तो जो शिपमेंट है उसकी जो अदायगियां हैं वो चाइनीज युआन में की गई है, चाइनीज करेंसी में, क्योंकि जो इन्होंने ईरान वालों ने कहा था ना कि जनाब ये जो युआन में करता है अदायगियां तो वो यहाँ से गुजर सकता है। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जनाब जो ममालिक है इसराइल से सॉरी वो अमेरिका से अपने सफीर वापस बुला लेंगे, उनको भी हम गुजरने की इजाजत दे देंगे, याद है ना। तो इस बुनियाद पे कि शायद ये जो शिपमेंट है ये युआन में की गई है, उन्होंने जनाब खबर करका दी। और मुशाद सैयद साहब ने जनाब वो रीट्वीट भी कर दी और ऊपर जनाब अपना नोट भी दे दिया। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। अच्छा, मैंने पता किया है, उन्होंने कहा जनाब इस शिपमेंट की अदायगी तो पहले हो गई हुई है और ये यूएई से शिपमेंट आई है, और यूएई से शिपमेंट आने का मतलब यह है कि युआन में अदायगी हो ही नहीं सकती इसकी, सीधी सी बात है। खलीजी ममालिक से जहां भी से भी आप खरीदेंगे, इवन सऊदी अरब से भी अगर खरीदेंगे, वो पाबंद है कि डॉलर के साथ वो मुंसलिक हैं। उनकी जो तेल की तजारत है वो तो है ही डॉलर के साथ मुंसलिक, वहां हम कैसे अदायगियां कर सकते हैं। इन्हें तो दिमाग नहीं है, पता नहीं है कि किहड़े दौर च वजीर रहा ते वजीर खारजा रहा ते की रहा है बंदा, इन्हें समझ नहीं आई। बिलावज एक वो कह रहे हैं पाकिस्तान का जनाब शुक्रिया तह दिल तो शुक्रिया अदा करते हैं, और ये जनाब उन्होंने एहसान कुछ होर रंग दे जा रहे हैं। साडे उन्होंने एहसानात होणगे ना कोई जिहड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो ਉਹਦੇ बदले च अगर सानू रायत दे रहे हैं। वैसे अब तक जो है ना वो 3 ममालिक जो हैं उनको उन्होंने इजाजत दी है वहां से गुजरने की। वैसे तो वो चीन गुजरना चाहे तो उसको भी इजाजत दे देंगे, लेकिन वो एक उन्होंने भारत को दी है, तुर्किया ने दरखास्त दी थी, 15 उनके जहाज खड़े हुए वहां, एक उन्होंने गुजरने दिया। पाकिस्तान के 2 जहाज जो हैं मेरे ख्याल 2 ही फंसे हुए थे, वो दोनों उन्होंने कहा जनाब ठीक है ले जाए निकाल के, ये थोड़ी अपनी है जनाब,
اور ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو جناب یہ لالے پڑے ہوئے ہیں عزت بچانے کے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا, اب ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا وہ بات کہ جناب ہم نے تو اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہوئے, اگر مقاصد حاصل کر لیے ہوئے ہیں تو پھر بھاگ جائیں, چھوڑ جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے نا جناب ایک کاغذی شیر ہے, اور یہ 2 ہفتے میں یہ کاغذی شیر جو ہم مکا دیں گے, ختم کر دیں گے. 2 ہفتے بعد یہ کاغذی شیر نہیں ہوگا, وہ B-2 اور B-52 وہ کہتے ہیں آگے ہوئے ہیں جناب, بمباری کریں گے یہ, اور ان کا B-52 B-2 جو ہیں وہ بڑے زبردست ان کے جہاز ہیں, بڑی موجاں کی تھیں انہوں نے, اور نصف صدی, بلکہ نصف صدی تو بھی زیادہ راج کیتا B-52 نے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ چین کی جو ٹیکنالوجی ہے نا, جو انٹرنیٹ کی اور سیٹلائٹ کی جو بھی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ریڈیو کنورزیشن ہے ان طیاروں میں, جو پائلٹ شائلٹ باتیں نہیں کرتے نیچے, وہ گفتگو انہوں نے ریکارڈ کر لی. امریکہ کی جو برتری ہے نا, اس میں چائنا نے وہ کہتے ہیں نا پنجابی سن لا لیا, سروں کو لیا وچ بڑھ گئے انہیں. برل ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اگر اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب جو ایران ہے وہ ہتھیار پھینک دے گا, رجیم جو عوام چینج کر دیں گے, ایسا وہاں کچھ نہیں ہونے والا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ان کے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں, پورا امریکہ یہ کہہ رہا ہے. اور اسرائیل کا یہ حال ہے کہ اسرائیل جو ہے اب میزائل روک نہیں پا رہا. مغربی میڈیا چیخ رہا ہے کہ جناب ان کے پاس جو ہیں وہ انٹرسیپٹر جو ہیں, وہ جو میزائلوں کو روکنے کی ٹیکنالوجی ہے جو روکتے ہیں ان کو میزائل, وہ ختم ہو گئے ہوئے ہیں. اور نیتن یاہو صاحب جو ہیں پہلے جناب وہ کئی دن غائب رہے, اہم اجلاس جو ان میں بھی شریک نہیں ہو رہے تھے. پھر انہوں نے جناب ایک وہ کافی پیتے ہوئے ویڈیو جاری کر دی, تو لوگوں نے کہا جناب یہ بھی اے آئی سے بنی ہوئی ہے. لوگوں نے جناب ایک چیز نکال کر رکھ دی, پتہ نہیں اے آئی سے ہے یا نہیں, یہ میں نہیں کہتا. پھر جناب انہوں نے ایک اور ویڈیو جاری کی ہے, وہ خواتین کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو لیکن بھائی آپ کسی اجلاس میں جائیں, وہاں کی فوٹیج وہ جاری کر دیں. اب پتہ یہ چلا ہے کہ جناب وہ چھپے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ. یہ قرینہ قیاس ہے کہ اگر یہ ویڈیوز جو ہیں نیتن یاہو کی وہ درست بھی ہیں تو وہ چند منٹ کے لیے وہاں سے نکلے ہوں گے. اجلاس وغیرہ میں شریک اس لیے نہیں ہوتے کہ اس کے شیڈول کا پتہ چل جاتا ہے, اور ایران نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم نے اس بندے کو ڈھونڈ کے مارنا ہے. ظلم بڑی کتنے نہیں یار, نہیں غزہ دے دیکھو نا, 80,000 بندہ, خواتین, بچے, نہتے لوگ. غزہ دے وچ کہڑے اصلی سی لوگوں دے کول جتھے جناب بمباری کرتے سی, وہ نظر نہیں آتا کسے نو. پاکستان افغانستان تے حملے کردا فوجی تنصیبات تے, جناب اے لوگ چپڑک ناتی جڑے نے اے رولا پاندے نے. جناب پاکستان جناب شہری آبادی ہے, وہ تو شہری آبادی کیڑی آ, اے تھانوں اسی اج کل جی دکھا داں گے ڈیجیٹل سگنیچر, انہوں نے پورے نقشے دکھا دیں گے. سیٹلائٹ تو دیکھ لو یار جا کے, دس دے گا امریکہ ہی دس دے گا تھانوں, ناسا دس دے گا کہ صحیح ہے غلط اسی کہہ رہے ہیں. اچھا بہرحال وہ الگ تباہی مچی ہوئی ہے وہاں اسرائیل میں. ایران میں تو تباہی یہ مچا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ان کا اور ایران کا جو دفاعی نظام ہے وہ نہیں روک سکتا امریکہ کے جو میزائل ہیں یا جو طیارے شیارے جو بمباری کرتے ہیں. لیکن ایران کے میزائل بھی نہیں روکے جا رہے اسرائیل میں, اور وہ خلیجی ممالک میں بھی جو ان کے ہیں وہ حملے کر رہے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ عراق میں جو بغداد میں ان کا سفارت خانہ ہے, وہاں جو ڈرون اٹیک کیا ہے ایران نے, تو وہاں کے وزیر اعظم نے جناب لوگوں نے پوچھا جناب آپ ریٹیلیٹ کریں گے, انہوں نے کہا ایسی کیوں کریں گے. ان کا جناب یہ تو انٹرنیشنل لا ہے کہ جو سفارت خانہ ہوتا ہے, اگر سفارت خانے کے اوپر کسی کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس ملک کے اوپر حملہ ہوا ہے. یعنی اگر یہ حملہ کیا ہے انہوں نے یو ایس سفارت خانے پہ, ایمبیسی پہ, تو جناب یہی ہے کہ یہ تو انہوں نے اس کے اوپر کیا, ہمارے اوپر تھوڑا کیا انہوں نے. یہی ایران کہتا ہے جناب ہم تو ہیں جو امریکہ کے فوجی اڈوں کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں, ہم تو اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے اوپر حملے نہیں کر رہے. پر وہ کر بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں, یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اور ٹرمپ صاحب نے جناب جو ممالک ہیں جن کو وہ ترلے مارے تھے نا جناب آپ اپنے اپنے جہاز بھیجیں, برطانیہ نے جناب صاف جواب دے دیا. انہوں نے کہا جناب یہ ٹرمپ صاحب ہمیں بڑے عزیز ہیں, ہمارے بڑے دوست ہیں. برطانوی وزیر اعظم نے کہا لیکن وہ میں تو جناب فیصلہ کروں گا اپنے ملک کا مفاد دیکھ کے, مجھے تو اپنے ملک کا مفاد مقدم ہے, ہم نے تو حصہ کوئی نہیں بننا ہے اس میں. اچھا یونان تک نے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی
फ्रांस ने इनकार कर दिया, जर्मनी ने इनकार कर दिया, जापान ने इनकार कर दिया, चीन ने तो पहले इनकार कर दिया था। अच्छा, चीन को धमकियां दे रहे हैं, इन्होंने मार्च के आखिर पे जाना है, मेरे 27 मार्च को ये राउंड अबाउट इसके इन्होंने चीन के दौरे पे जाना है, तो मैं अपने आप दौरा जो मनसूख कर सकता हूँ। उन्होंने जवाब ही कोई नहीं देता कि करना या नहीं करना तेरी मर्जी है, लेकिन वो कहते हैं हम जनाब इंतजार कर रहे हैं, शिद्दत के साथ ये आए। अच्छा, जर्मनी के वजीर दिफा और वजीर खारजा ने जो बयान दिए हैं, वो कहते हैं जनाब ये जंग तो हमने शुरू नहीं की थी, ये जंग तो शुरू की है अमेरिका ने, हम तो इस जंग में शरीक ही नहीं है। और अगर फर्ज करें कि ट्रंप साहब के कहने पे हम एक जहाज भेज भी देते हैं, तो हमारा एक बहरी जहाज जो है वो क्या कर लेगा, जो अमेरिका का ताकतवर तरीन बहरी बेड़ा दुनिया का, वो नहीं कर सका। वो कह रहे थोड़े जेडे ताकतवर तरीन बहरी बेड़े ने तुसी और जाओ ना। ट्रंप साहब कहते कि मैं जनाब चाहना कि पता लगे किसी के कोल कोई ऐसा सिस्टम होवे कि जी जड़ियां सुरंगा सरंगा बरूदी सुरंगा उन्होंने बिछाई या वो जरा साफ सुफ कर दें। अब इसराइल का तो ये हाल हो गया है कि ईरान से जो मिसाइल जाते हैं, ये ठीक है कि मिसाइल हमलों की तादाद जो है उसमें कमी आई है, लेकिन जो जाते हैं वो निशाने के करीब करीब जाके तबाही मचा रहे हैं। और फिर ऐसे मिसाइल भी हैं जो एक से ज्यादा वार हेड जो हैं वो ले जा रहे होते हैं, अगर उनको ऊपर उड़ा दीजिए तो ऊपर जनाब वो तबाही मचा देते हैं, नीचे गिर जाते हैं लहदा लहदा होकर। अगर वो ना रोका जाए तो फिर वो पूरा काम करते हैं, फंसा हुआ है। अच्छा, ना सिर्फ वही बल्कि हिजबुल्ला जो है उसने इसराइल में नहारिया जो है वहां जो हमला किया, वहां जो उन्होंने आग लगाई हुई है पूरे नहारिया को। इन्होंने उससे पहले लबनान में वो जनूब में अल ख्याम में इन्होंने हमला किया था, तो जवाबी हमला जो उन्होंने किया उसको नहीं रोक सके यार, हिजबुल्ला के हमले को नहीं रोक सके। ये हाल हो गया वो इनका इसराइल का। और ट्रंप साहब ठीक कह रहे हैं, वो ट्रंप साहब कह रहे हैं जनाब ये जो है नेटो के ममालिक हमारे जनाब 45,000 जो हैं वो सोल्जर्स जो हैं वो जनाब इनकी वो हिफाजत के लिए मामूर हैं, काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनका जनाब क्या है कि 40 साल हमने इनकी हिफाजत की है और ये जो है मौका आया तो नस गए ने। वो कहती ना वसी क्यों आई है थोड़ी जंग च, वो ये कह रहे हैं आगे से। यानी ये जो है ट्रंप साहब ने नाराज किया है पिछले दिनों, धमकी शमकियां लगा के नेटो को, कभी टैरिफ की वो धमकी लगाई, कभी टैरिफ लगाया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी ये कहा जनाब नेटो में जो मैं सबसे ज्यादा पे करता हूं तो तुम भी अपना अपना हिस्सा पूरा पूरा पाया करो। स्विट्जरलैंड ने, कल भी मैंने अर्ज किया था पिछले विलाग में कि उन्होंने कहा बस तेन लड़ाई वास्ते अपनी फजाई दूध इस्तेमाल नहीं करने दे सकते। अच्छा, फिर ये भी कह रहे हैं अब ये भी कह रहे हैं जनाब इन्हें कोई ईरान को ना गोलियां शोलियां मुक गई हुई ਤੇ ਐਵੇਂ 2-4 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸਵੀਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੀ। ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਜ਼ਾਦ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਰੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਡਰੋਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, खतरा बड़ा हैगा। ये चाहते हैं कि जनाब सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए ईरान के खिलाफ और जनाब मिल के ये जनाब जो आपने हुरमुज़ खोल देंगे, वो पता नहीं आपने हुरमुज़ से कब्जा करना चाहता हो, ये भी कोई पता नहीं है। बहरहाल बेबस नजर आ रहे हैं, उन्होंने चेहरे तो बेबसी झलक दी है। वो ट्रंप नजर नहीं आ रहा जेड़ा हमला करने तो पहले ट्रंप सी। मैं एक मुर्तफर अपनी वो बात दोहराता हूँ, जब पहले दिन ये अटैक हुए थे ना ईरान के ऊपर, उस वक्त मैंने ये अर्ज किया था कि अमेरिका जो है इस जंग को बीच में छोड़ के चला जाएगा वापस। और ट्रंप साहब जो बातें कर रहे हैं, ट्रंप साहब जब भी बात करते हैं, जो बयानियां बनाते हैं, उसमें एक रास्ता जरूर रखते हैं वापसी का कि हम जनाब जीत गए तो हम वापस जा रहे हैं, हमारा मकसद पूरा हो गया है। और एक और बात मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि जब ये पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है ना, तो मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के लिए शर में से खैर निकाल रहा है। अब अफगानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो रही है और उधर जो है ईरान, इसराइल और अमेरिका वाली जंग हो रही है, तो पाकिस्तान तो जनाब इस इलाके का पहलवान बना हुआ है। यानी वो कहते थे ना किसी दौर में कि जनाब सूफी बरकत साहब ने जो कहा था कि जनाब एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। अब पाकिस्तान जो है इस खित्ते की खारजा पॉलिसी जो है ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक चल रही है। और जो अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग है, वो जो हमने सरहद बंद की हुई है, अच्छा ये जो यूएई है उसमें जो खैर निकली है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। यूएई ने दरखास्त की है मुतहदा इमारात में कि जनाब ये जो ना आटा जो गंदम की मसनूआत हैं, यानी आटा,
जो होता है सूजी और वो क्या कहते हैं मैदा, इस तरह की चीजें जो भी गंदम से चीजें बनती हैं, तो जनाब 1 लाख टन जो है ना उते खुराक तो बारे लेंदे ने, वो कहते सिर्फ 1 लाख टन दी गंदम दी मसनूआत दे रहे और ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ दरखास्त मान ली है आज के बिल्कुल जनाब देवांगे। अगर ये सरहद खुली होती है अफगानिस्तान वाली तो हमारे पास गंदम बचनी कोई नहीं थी, सारी स्मगलों को पहुंची हुई नहीं थी हम तिकर। अब पाकिस्तान दे रहा है, बेच रहे हैं, बल्कि कुछ और मालक जो है इस श्रीलंका ने भी रिक्वेस्ट की है कि जनाब सानू थोड़ी कणक भेजो। ये सर हाल होया पाकिस्तान, तुसी एवं एहसास कमतरी का शिकार हो जाना, पाकिस्तान पता नहीं की थले लगे मुल्क का। अलहमदुलिल्लाह अज खड़े हैं, हर दौर च खड़े रहे हैं, एम ही एटम हम नहीं बन गए हुए, खड़े रहे हैं तो बने हुए ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनसे दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।